गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस। सो आज है 6 जनवरी एंड डे इज़ थर्सडे। सो कवर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स और डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस की तरह। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स की, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली अपलोड कर देता हूँ, तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, आप में से कुछ लोग इस न्यू ईयर में 18 ईयर्स के हो रहे होंगे, अगर नहीं है तो अगर आपको अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है अपस्टॉक के साथ, तो आप ओपन करवा सकते हैं। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू अगर आप ओपन कराते हैं या ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ की फ्री ब्रोकरेज मिलती है। एंड ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मिलेगी, फॉर श्योर सबको मिलती है। तो आप चाहें तो उसको करा सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारे नोट्स से। तो ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अगेन मिल जाएंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना। अमेजॉन फ्यूचर डिस्प्यूट HC स्टेज SIAC प्रोसीडिंग्स। तो मैंने आपको अमेजॉन फ्यूचर का जो डिस्प्यूट था, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको कल ही बताया था। अब कल जो न्यूज़ हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था बेसिकली, कि Jan 3 को, यानी कि 2 डेज बैक, FCPL और FRL ने क्या किया था, एक साइन की थी पिटिशन। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही होंगी। तो कल मैंने पूरा आपको दिखाया भी था इसके अंदर। तो उन्होंने दोनों ने पिटिशन साइन की थी। उन्होंने क्या बोला था कि SIAC के अंदर, सिंगापुर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होनी है उसके अंदर आप इंटरवीन करें और उसको थोड़ा सा स्टे करवा लें। मतलब थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हमें चाहिए अपना कुछ कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो वो आप इसको थोड़ा सा डिले करवा सकते हैं, तो करवा लीजिए। अब यहाँ पर Jan 4 को, यानी कल क्या हुआ था कि उन्होंने मना कर दिया था। सॉरी, Jan 3 इज़ 3 डेज बैक एंड Jan 4 इज़ 2 डेज बैक। तो परसों उन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके एक सिंगल बेंच होती है जिसके अंदर एक ही मेंबर बैठता है। तो अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन लेना होता है तो उसका वो डिसीजन बाइंडिंग होता है सबके ऊपर। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया। बट उसके बाद कल क्या हुआ कि कल एक उसकी डिवीजन बेंच जो होती है, डिवीजन बेंच मतलब जिसमें कुछ एक नंबर ऑफ कोर्ट के जजेस बैठते हैं, हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के यहाँ पर इस केस के अंदर। तो यहाँ पर डिवीजन बेंच ने क्या किया कि उनकी बात को एक तरीके से मान लिया, और SIAC की जो प्रोसीडिंग्स होने वाली थी, या आप लेमैन लैंग्वेज के अंदर उसको हियरिंग बोल सकते हैं, एक जो तारीख होती है, तो उसको थोड़ा डिले करवा लिया और वो Feb 1 को होने वाली है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अमेजोन ने ये केस डाला हुआ है अभी SIAC के अंदर, और यहाँ पर इसकी फाइनल प्रोसीडिंग्स क्या कुछ वीक्स चल रहे हैं। मतलब इस वीक के अंदर अंदर उन्होंने बोला था, बट हो सकता था कि नेक्स्ट वीक तक भी जाए, ये उनकी खुद की स्टेटमेंट थी। तो हो सकता था कि मतलब जनवरी मंथ के अंदर अंदर बेसिकली डिसीजन हो जाने वाला था। तो इस चीज़ को उन्होंने डिले करवा लिया है और Feb 1 तक का टाइम मांगा है अब। तो अगर इससे कंटेनर में न्यूज़ आती है फ्यूचर के अंदर तो मैं उसको कवर कर लूँगा। नाउ प्रिकॉशनरी डोज विल ऑल्सो बी सेम एज प्रीवियस। तो थोड़े टाइम पहले ही शायद मैंने 3 जनवरी को ही आपको बताया था कि क्या हो रहा है, कि जो न्यू बूस्टर वैक्सीन्स लग रही हैं वो आपको कौन सी लगेंगी, ये बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है इसके अंदर। तो पहले क्या हुआ था कि पहले जो आपको लगी थी वैक्सीन, वो वाली नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल आपको दोनों डोजेस कोविशील्ड के लगे हैं, तो आपको कोवैक्सीन या ऐसा कुछ वैक्सीन लगेगा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोविशील्ड। तो इस तरीके से पहले वो करने वाले थे ताकि आपको डिफरेंट तरीके के माइक्रोब्स और ये सब एंटीजन वगैरह आपकी बॉडी के अंदर जा पाए। बट अब क्या करें, अब सेंटर ने अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज कर लिया है स्टडीज़ के बेसिस पे। अब ये क्या करें, सेम ही दी जाएगी ताकि आपके अंदर और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। और ओमिक्रॉन के अगेंस्ट हमें पता भी नहीं है कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सेंटर कह रहा है कि हम, मतलब अच्छा, सेंटर मैं जब भी बोलता हूँ इसका मीनिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंटर ये कह रहा है कि बेसिकली हमें पता नहीं है कि क्या अगर हम दूसरी कोई वैक्सीन देंगे तो वो कितनी बेनिफिशियल होगा और कितना उसमें रिस्क भी हो सकता है। तो उस वजह से यहाँ पर सेंटर ने अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज कर लिया है। और इन्हीं रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अंदर एक और बात चेंज कर दी गई है कि जो लोग अफेक्ट हो चुके हैं कोविड से, उनको होम के अंदर जो आइसोलेशन का पीरियड होता है बेसिकली, पहले क्या होता है, अगर आप कोविड 19 से अफेक्टेड है और आपके अंदर कोई सिवियर सिम्टम्स नहीं है, आपको बस कोविड, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, आपको वैसे असल में खांसी जुकाम तक भी नहीं है, या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कुछ भी सिवियर नहीं हुआ है, तो अगर आपको माइल्ड वो है, फीवर वगैरह है, तो आपको क्या होता है, आपको घर पे ही आइसोलेट होना होता है। तो पहले ये पीरियड 14 दिन था, उसको कम करके 10 कर दिया गया और अब इसको कम करके 7 डेज पर ला दिया गया। तो ये बेसिकली होम आइसोलेशन का पीरियड भी इन्होंने रिवाइज गाइडलाइंस के अंदर कम कर दिया। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड न्यूज़, एसेंशियल्स फ्लाइंग ऑफ ई कॉम शेल्व्स। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है इसके अंदर। ई कॉम मतलब आप सभी को पता है, ई कॉमर्स शेल्व्स। ई कॉमर्स शेल्व्स बोलना अपने आप में ठीक नहीं होता है। ई कॉमर्स का बेसिकली वहाँ पर जो स्टोर है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके स्टोर, ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर से जो इन्वेंट्री है इनके पास, वो फ्लाई ऑफ हो गई, मतलब उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है यहाँ।
तो सेल्स का यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं यूज़ किया गया है, थोड़ा लिटरल से अलग मीनिंग यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन सेल्स 10 से 15% बढ़ गई है कुछ कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि पैकेज्ड फूड, सैनिटाइजर्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड N95 मास्क। ये NG नहीं है, N95 मास्क जो होते हैं, तो उनके अंदर ये आपका जो सेल है वो 10 से 15% बढ़ गया है। और ये एक वीकली रिपोर्ट है, तो पिछले वीक से कंपैरिजन तो पिछले वीक से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। एज फ्यू रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज, तो आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर आप सभी को पता है कि 2 दिन के वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगे हैं प्रॉपरली, और बाकी और स्टेट्स के अंदर भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जा रहा है फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों के अंदर पैनिक की सिचुएशन है, तो वहाँ पर ये इस चीज़ को वो सप्लाई अप करना चाहते हैं। अब ये हो गया यहाँ पर। और अगर एक इन्होंने फन फैक्ट भी ऐड किया है इसके अंदर, जो सॉर्ट ऑफ फन फैक्ट है, सॉर्ट ऑफ न्यूज़ है। डिमांड डबल हो चुकी है चॉकलेट्स और बेवरेजेस के केस में, और अगेन ये वीक ऑन वीक कंपैरिजन है, तो ये लास्ट वीक से ही कंपेयर हो रहा है। तो ये हमने पूरा देख लिया यहाँ पर। इस न्यूज़ पे चलते हैं। RIL लॉन्चेस इंडियाज़ बिगेस्ट बॉन्ड सेल अब्रॉड। तो आप कह सकते हैं कि पूरे आप कह सकते हैं कि पूरे न्यू ईयर का सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट आप कह सकते हैं फंड रेजिंग इवेंट है कंट्री के अंदर। इसके अंदर हुआ क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेसिकली अब्रॉड से ये बॉन्ड्स सेल करें वहाँ पर, मतलब एक तरीके से डेट रेज कर रहे हैं अपना। तो आप सभी को पता है बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है। ये एक लोन लेने का ही एक फॉर्म है, जिसके अंदर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को शेयर्स के तरीके से लोन को बांट दिया जाता है। तो अगर मेरे को आपसे पैसे लेने हैं, काफ़ी सारे लोन लेना है, तो हो सकता है मैं एक ही पर्सन से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ का लोन ले लूँ। और हो सकता है कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ से मैं लोन लेना चाहता हूँ, बट मैं 1 लाख रुपीज़ का ही लोन लेना चाहता हूँ। तो हो सकता है मैं उसको बॉन्ड बना दूँ 100 रुपये का, तो 100 रुपीज़ का बॉन्ड हो सकता है, जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली देता रहूँगा। तो बॉन्ड का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर RIL का टारगेट ये था 3 to 5 बिलियन का इनको रेज करना था फ्रॉम ऑफशोर्स इन्वेस्टर्स। इन्होंने जब अपना ये प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, उसके अंदर भी यही लिखा था जो इनका टारगेट है। और वहाँ पर अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर मैंने आपको बताया IPO के अंदर भी यही होता है, और यहाँ पर किसी भी फंड रेजिंग इवेंट के अंदर ये होता है कि आपको पहले अप्रूव करवाना होता है कि आप क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था कि अब IPO का 35% ही आप किसी कंपनी को अक्वायर करने में यूज़ कर सकते हैं, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर आ जाते हैं अगर आप नहीं डिस्क्लोज़ करते। तो यहाँ पर भी इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो मेजर जो पार्ट है इसका, वो रीफाइनेंस करेंगे अपने एग्जिस्टिंग डेट को। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली अपने अभी जो इन्होंने रेज करे मनी, उससे अपने प्रीवियस डेट को रीपे कर देंगे। तो इससे होता क्या है, यहाँ पर इनको फंडिंग का एडवांटेज मिल जाता है। फंडिंग एडवांटेज मीनिंग होता है कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर मनी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये इतने ज़्यादा रेपुटेबल कंपनी है रिलायंस के केस में। तो इनको हो सकता है कि बॉन्ड सेल्स के अंदर जितने वो पैसे मांग रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे मिल जाए, तो वो अपनी बिडिंग को कम कर देंगे। यानी अपना जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने बोला है कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं, उसको और भी कम कर सकते हैं, तो इनको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर उनका लोन पहले चल रहा था 10% के इंटरेस्ट के ऊपर, और वो अभी अगर 9% भी कर लेते हैं, तो 1% बिलियंस के अंदर है, तो काफ़ी बेनिफिट उनको हो जाएगा ना। दूसरा अगेन वो जनरल बातें लिखी हैं, जो इन्होंने लिखा है कि अगर कुछ बचता है तो ये करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूजेस। तो ये बेसिकली ये पूरा हो गया। अब इसके अंदर अगेन इनको बिड्स जो मिली हैं वो 11 से लेकर 12 बिलियन डॉलर्स की ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो अब यही होगा कि अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे और देखेंगे कि कौन लोग उसके बावजूद भी इनको लोन देने के लिए, बॉन्ड सेल करने के लिए रेडी हैं। तो इसके बिडर्स मेन थे पिमको, फिडिलिटी, ब्लैक रॉक, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, ईस्ट स्प्रिंग, और बहुत और भी हैं। मतलब ये मैंने आपको मेजर जो थे वो यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। तो आई होप आपको पूरी ये 4 न्यूज़ कवर हो गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो के बीच में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में आ गया तो भी आप ये थम्स अप या ऐसे कुछ कमेंट कर सकते हैं। नाउ सेंसेक्स रिक्लेम्स 60,000 मार्क और रीन्यूड स्ट्रेंथ इन बैंकिंग। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। ये मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर नवंबर के लेवल्स पर अगर हम डेट वाइज देखें तो अक्टूबर 19 के लेवल्स पर सेंसेक्स अपने हाईएस्ट पर था, और उसके डेट के आसपास ही सेंसेक्स 60,000 क्रॉस किया था। आपने वो देखा भी होगा, शायद इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हो रहा था कि BSE वालों ने केक भी कट किया था 60,000 क्रॉस करने पर। तो वो ये सेंसेक्स ने पहली बार उस टाइम 60,000 क्रॉस किया था। उसके बाद काफ़ी फॉल हुआ, 58,000 57,000 के लेवल्स को भी उन्होंने टच किया। अब उसके बाद वापस से वो रिक्लेम कर गए 60,000 के मार्क को। कल हमने अगर देखेंगे कल का
कैसा परफॉर्मेंस रहा, सो सॉरी फॉर दैट। तो कल का कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो इसके अंदर 0.61% का गेन रहा और इनकी क्लोजिंग वैल्यू रही 60,223 पर। तो ये बेसिकली सेंसेक्स का कल का परफॉर्मेंस था। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर इसने 60,000 के मार्क को क्रॉस किया है वापस से। नाउ इसके अंदर बोला जा रहा है कि मंडे टू वेडनेसडे ऑफ 2022 बेसिकली जो इस साल के 3 दिन हुए हैं, उसके अंदर निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब जो बेसिकली बैंक के इंडेक्सेस हैं, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है और बहुत सारे और भी बैंक है। एक बहुत ही छोटा बैंक है जिसने काफ़ी अच्छा गेन किया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव गेंस दिए हैं। तो ये टोटल निफ्टी बैंक मिलाकर इसके अंदर 12 स्टॉक्स आते हैं, ये 6% से बढ़ा है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, ये यहाँ पर लिंक कैसे हो रही है, अभी मैं सेंसेक्स की बात कर रहा था, अभी मैं बैंक्स के ऊपर आ गया, तो ये आपको हेडलाइन से समझ में आएगा कि जो 60,000 का मार्क क्रॉस हुआ है, तो आप सभी को पता है 30 कंपनीज है सेंसेक्स के अंदर, तो उसके अंदर जो मेजरली कंपनीज को गेन हुआ है, तो वो मेनली बैंकिंग सेक्टर से ही कंपनी आती हैं। जैसे अगर आप 2 कंपनी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है खुद से, मतलब नेट से सर्च करके, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ने जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सेंसेक्स के अंदर, तो इन दोनों ने आपका लगभग 5% का गेन शो किया है। बजाज फिनसर्व ने 5% का और ये 4.4% का। तो ये काफ़ी एक मेजर फैक्टर्स बैंक्स ही रहे हैं सेंसेक्स के वापस से इसको क्रॉस करने में, और पहले इसके मेन फैक्टर्स बैंक्स नहीं थे, तो मतलब बैंक्स ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम पेसअप किया है। और ये भी बोला जा रहा है कि पिछले साल जब सारे स्टॉक्स ने अपना ऑल टाइम हाई ये सब अचीव किया, तो बैंक्स एक ऐसा सेक्टर था जो अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स लेके चल रहा था, मतलब बैंक्स के काफ़ी सारे शेयर्स जो है अंडर परफॉर्म थे। तो ये बेसिकली हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। नाउ HDFC बैंक ऑफ लोड्स 2188 करोड़ डिस्ट्रेस्ड रिटेल लोन्स टू ARC। तो इसका क्या मीनिंग है, बेसिकली HDFC बैंक ने अपना, अभी मैं आपको बताया था कल भी कि उन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो काफ़ी पॉजिटिव इनके नंबर्स हैं ना। अपनी जो इनकी लोन बुक है पूरी, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रेस्ड बनाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, अपने बैड डेप्ट को सारे को सेल करने का प्लानिंग किया है। इनका टोटल बैड डेप्ट निकल के आ रहा है 2188 करोड़ रुपीज़ का। इसके अंदर मेनली पर्सनल और व्हीकल लोन्स सबसे ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो वो ये कि मतलब जिन लोगों को इन्होंने लोन दिया वो वापस रीपे नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर उसको बैड डेप्ट हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था बैड डेप्ट के अंदर क्या होता है। बैड डेप्ट के अंदर सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि जैसे कंपनी है, एक बैंक है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर उसको बैड डेप्ट होता है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एक ARC को सेल कर देगा। द बैंक विल सेल इट्स बैड डेप्ट टू ARC विच इज़ कॉल्ड असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। तो वो ARC उसको पैसे देगी एक कंपनसेशन के नाम के। फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ अगर ARC दे देती है, तो ARC के पास ये राइट है कि ये 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स से लेने थे, तो अब वो एक्स से रिकवर कर सकती है। तो इस तरीके से ARC काम करती है। अब यहाँ पर अगर ARC इस तरीके के 10 लोन खरीद लेती है, तो उसके पास 500 रुपीज़ का उसका इन्वेस्टमेंट लगा, और फॉर एग्जांपल उसके पास 1000 लोन कलेक्ट करने की पावर आ गई। अगर ARC जो है वो इसमें से 50% लोन भी कलेक्ट कर लेती है, तो वो उस प्रॉफिटेबल हो जाएगी, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में चली जाएगी। अगर 60% कर लेती है तो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो इस मॉडल पे बेसिकली ARC वर्क करती है। अब यहाँ पर भी यही हुआ है। मैं आपको इसका ये भी तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है पूरा, बट इसका अगर मैं आपको रियल लाइफ बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बता दिया है पर्सनल और व्हीकल लोन से ज़्यादा, जिसकी वजह से बैड डेप्ट ये कॉज हुआ है। अब यहाँ पर टारगेट इसका था HDFC बैंक का कि इसको जो कंपनसेशन मिले वो 23% के आसपास लगभग मिल जाए। मतलब रियल लाइफ के अंदर इतना कम कंपनसेशन का टारगेट बैंक्स वगैरह लेके चलते हैं जब इनके बैड डेप्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर ARCs जो है वो विलिंग है सिर्फ और सिर्फ 10 से 13% देने के लिए, तो ये काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है। और अगर मतलब 2188 करोड़ में अगर इनको 10-13% ही मिलता है, तो काफ़ी छोटा अमाउंट इसके लिए हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक डिस्ट्रेस वाली बात है, मतलब बेसिकली अमेजोन HDFC बैंक। अब मैं आपको इसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा पास का डेटा बताऊं, तो पास के अंदर अगेन HDFC पहली बार अपने इसको सेल नहीं कर रहा है बैड डेप्ट को, तो उन्होंने जून क्वार्टर के अंदर भी अपने कुछ बैड डेप्ट को सेल किया था। 1478 करोड़ वर्थ का इनका बैड डेप्ट था, वो इन्होंने 53 पैसे पर सेल किया था, यानी कि मतलब 53 पैसे इन रुपी इन्होंने रिकवर कर लिए थे, जो कि अगर हम मनी टर्म्स में देखें तो 770 करोड़ समथिंग के आसपास आएंगे यहाँ पर। तो वो इन्होंने रिकवर किया था ARC से। नौ सितंबर क्वार्टर के अंदर अगेन उन्होंने सेल की थी 448 करोड़ की, और 39 पैसे की रिकवरी हुई थी 39% से। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है आपके 175 करोड़ के आसपास।
तो बेसिकली इस तरीके की कुछ रिकवरी पहले चल रही थी, बट अभी के लिए एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा इनको बैड डेप्ट हो चुका है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। लानको इंफ्रा लेंडर्स वैल्यू कंपनीज अनपारा पावर प्लांट एट 819 करोड़। तो बेसिकली लानको इंफ्रा एक लिक्विडेटेड डीलिस्टेड कंपनी है। तो इसके अंदर ये बेसिकली इंफ्रा यहाँ पे लिखा ही हुआ है वर्ड, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही कंपनी काम करती है। मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम इनका रहता है। तो इनका एक और पावर प्लांट है, जैसे यहाँ पे मेंशन ये हेडलाइन के अंदर अनपारा के अंदर वो है। तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल निकाल के लिखी हुई है। फर्स्ट लाइन के अंदर 1200 मेगावाट का वो थर्मल पावर प्लांट है यूपी के अंदर, अनपारा उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो इसके में सॉरी अनपारा मतलब पावर प्लांट का नाम है। तो उसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर इस जो इन लानको इंफ्रा सभी को मैंने बता दिया है, ये लिक्विडेट हो चुकी है। लिक्विडेट मत होना मतलब दिवाला उड़ जाना। तो ये इसका दिवाला उड़ चुका है। तो बेसिकली जो इसके लेंडर्स हैं जिसको इसको लोन वापस रिपे करना है, तो उन्होंने क्या किया है, इसके असेट्स को सीज करना चालू कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, इस असेट को यानी कि जो पावर प्लांट की बात हो रही है, इसको भी सीज करने के लिए पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसकी कितनी वैल्यू है दरअसल। तो वो बेसिकली इन्होंने निकाल लिया और वो 819 करोड़ रुपीज़ पर यहाँ पर आ रही है। तो ये इन्होंने बताया ना, बोला ये जा रहा है कि बेसिकली ओवर वैल्यू कर रहे हैं अपने बहुत ज़्यादा, बट हाँ सिंस कंपनी को ओवर वैल्यू होने से फ़ायदा ही हो रहा है एक तरीके से, उसका थोड़ा बहुत डेट और कम हो रहा है, तो उसने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये हो गया टू रिकवर सम ड्यूज़। ऑब्वियसली बात है कि अपने ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए, ताकि इस असेट को सीज करके बेच के किसी भी तरीके से ये काम कर पाए। अब यहाँ पर इसका जो 819 करोड़ है वो तो बिड प्राइस सेट हो गया है, बट होता ये है कि बिड प्राइस से नीचे नीचे जाते जाते, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अपने 819 करोड़ के इस असेट के लिए अपना कितना लोन फॉरगिव करने को तैयार हो। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मैं 819 करोड़ के अपने इस असेट अगर मुझे मिल जाए, तो मैं 900 करोड़ का मेरा डेट है इस कंपनी के पास, उसको सेल कर दूंगा, मतलब उसको ख़त्म कर दूंगा। तो मैं एक बिडिंग लगा सकता हूँ ऐसे। अगर मान लेते हैं कोई 950 करोड़ पे बिडिंग लगा देता है, तो वो मेरे से ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली लोग बिडिंग लगाते हैं कि मैं कितना लोन जो है कंपनी का अपनी बुक्स के अंदर से ख़त्म कर दूंगा। तो वो इस तरीके से बेडिंग चलती है इसके अंदर। उसके लिए बेस प्राइस सेट हो गया 819 करोड़ रुपीज़। नाउ टोटल डेट इस कंपनी का बहुत बहुत ज़्यादा है, 12,000 करोड़ का इसका डेट है, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक्स वगैरह हैं। और इसको पूरी प्रोसीडिंग के लिए लीड कर रहा है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, बिकॉज इससे भी काफ़ी इन्होंने डेट लिया हुआ है। और काफ़ी सारी जो बैंक्स हैं वो इसकी सिक्योरिटी पे बेसिकली इन्होंने इसको डेट दिया था लानको इंफ्रा को। और अगर मैं थोड़ा आपको डील स्टेट के बारे में बताऊं, तो क्या होता है कि एक कंपनी का जो स्टॉक या कंपनी की ओवरऑल पोजीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, तो कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाता है। ये 2019 के केस की हम बात कर रहे हैं, ये कोई नया केस नहीं है। 3 अक्टूबर को पहली बार न्यूज़ आई थी 2019 के अंदर कि ये कंपनी का शेयर डीलिस्ट होने वाला है, और 17 अक्टूबर को डीलिस्ट हो चुका था। और डीलिस्ट होने से पहले शेयर की वैल्यू मतलब 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक 0.45 रुपीज़ पर पहुंच गई थी। तो ये काफ़ी एक वो ड्रास्टिक इसके अंदर आया था। नो, डीलिस्ट होने पे ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने होल्ड कर रखे शेयर्स तो आपको कोई पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। डीलिस्ट मतलब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो ये बेसिकली पूरा इस तरीके से रहता है। और एक मतलब पीरियड ऑफ टाइम से पहले आपको एक नोटिस मिल जाता है कि डीलिस्ट होने वाले शेयर्स, तो अगर आपको सेल करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं इसके बाद। तो डीलिस्ट का पूरा प्रोसीजर रहता है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। एज सिल्वर ETF ऑफरिंग्स हिट द मार्केट, एनालिस्ट एडवाइस कॉशन। सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर सिल्वर ETF होता क्या है। तो सिल्वर ETF या सिर्फ ETF क्या होता है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप हैं, यहाँ पर आप जैसे हंड्रेड्स इन्वेस्टर्स हैं, 100 मैं लिख ही देता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको टाइम और एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो अपने पैसे को एक म्यूचुअल फंड की कंपनी को देंगे, तो वो अपने एंड पर शेयर्स खरीदेगी, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, या गोल्ड भी खरीद सकती है, कुछ भी खरीद सकती है बेसिकली। तो ये आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर देगी। बहुत सारे लोगों को पैसा जो होगा सब डालेंगे इसके अंदर, तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर ये इन्वेस्ट करते हैं। अब ETF क्या होते हैं, ETF म्यूचुअल फंड का ही काम करते हैं, बट म्यूचुअल फंड के बिना। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की प्लेस पर अब यहाँ पर होगा क्या कि म्यूचुअल फंड, मैं एक बार पहले वापस से म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल पर आ रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड आगे स्टॉक एक्सचेंज से ही बाय करेंगे जो शेयर्स वगैरह हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मतलब वही एक सेलिंग अथॉरिटी है। तो यहाँ पे होगा क्या, ETF के अंदर ये पर्सन जो है वो यहाँ पे बीच में से एलिमिनेट हो जाता है।
बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब अपने आप ETF की फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज को सीधा पैसा देते हैं, और वो बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करता है और वहीं पर अपने सिक्योरिटी को होल्ड करके रख लेता है। तो ETF बहुत ही एक अच्छा वो तरीका रहता है इन्वेस्ट करने का। उसके अंदर जो आपको म्यूचुअल फंड को कमीशन देनी पड़ती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो भी नहीं देनी पड़ती है इसके अंदर। बट होता है कि ये कि आपको टाइमली बेसिस पे अपने स्टॉक एक्सचेंज को ETF को बेसिकली चेक करते रहना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इसके अंदर ETF के अंदर रहता है। अब यहाँ पर सिल्वर ETF एक बहुत ही नई चीज़ आई है, RBI ने अभी इसको अप्रूव किया है। तो थोड़े टाइम पहले ही इसका पहला एक ETF चला था, मैंने उसके बारे में बताया था। इन्वेस्को नाम से एक कंपनी है, उन्होंने पहला ये स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर सिल्वर ETF की बहुत सारी ऑफरिंग्स चल रही हैं। अब होता क्या है, जैसे ETF के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर भी क्या होता है, नया जब एक स्कीम निकलती है तो उसके अंदर उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। तो न्यू फंड ऑफर के अंदर क्या होता है, आपका NFO जैसे IPO की तरह होता है। सबसे पहली बार अगर आपको कोई ETF खरीद रहे हैं तो आप NFO के अंदर ही खरीद सकते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के अंदर से एक मैं हूँ, तो मैंने एक ETF का एक यूनिट खरीदा था फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं सेल करूँगा तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही होगी, तो मेरे जैसा कोई पर्सन ही खरीद रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सेल कर रहा हूँ तो स्टॉक एक्सचेंज वाले खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो किसी और को बेच देंगे हैंड इन हैंड। तो इस तरीके से ट्रेडिंग इसके अंदर भी चलती रहती है। अब इन्होंने क्यों बोला है कि यहाँ पर ये जो सिल्वर ETF है वो मतलब एडवाइस क्वेश्चन, एनालिस्ट एडवाइस क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा है, तो बेसिकली ये गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को काफ़ी साथ में देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर गोल्ड से कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा ये बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ असेट नहीं है। मतलब इसके ऊपर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते कि आप 100 साल ऐसे होल्ड कर लो। बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इट एक्सपीरियंसेस माइल्ड वोलेटिलिटी, तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये जो माइल्ड वोलेटिलिटी है वो ज़्यादा एक बड़ा टर्न ले ले, और हो सकता है एज अ मेटल सिल्वर की इतनी रेलेवेंस ना रहे, तो ये हो सकता है कि फेड आउट कर जाए इसका जो पॉपुलेशन मतलब पॉपुलैरिटी है और ये सब है, तो उसकी वजह से गिर भी सकता है फ्यूचर के अंदर सिल्वर का प्राइस। तो बेसिकली एक एडवाइस काइंड ऑफ न्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मेन इसके अंदर कॉन्सेप्ट सिल्वर ETF का ही था, या ETF का ही कहना चाहिए, ETF का ही था। तो ये हो गया पूरी न्यूज़। सर्विसेज एक्टिविटी स्लोज इन दिसंबर, PMI एट 55.5। तो बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, हमने PMI को पहले भी देखा हुआ है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो मैं इसे वापस से थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब इसके अंदर सर्विसेज इंडस्ट्री की बात की गई है। सर्विसेज इंडस्ट्री की जो एक्टिविटी है वो 3 मंथ लो पर चली गई है अपने दिसंबर के अंदर। नवंबर के अंदर ये फिगर PMI का जो 55.5 हमने देखा था, तो ये 58.1 पर था। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिक्रीज आया है इसके अंदर। हालांकि ये जो फिगर है PMI का, इसको बोला ही जाता है 50 अगर प्लस रहता है, 50+, तो बिजनेस एक्सपेंशन का फेस चल रहा है या इंडस्ट्री एक्सपेंशन का ही फेस चल रहा है। बट सिंस अगर जितनी हमने फिगर अचीव की हुई है एक मंथ में उससे कम होना, तो डिग्रेडेशन की ही बात है। हालांकि आप 55.5 को भी ऐसे नहीं बोल सकते कि डिप्रेशन आ गया, ये एक्सपेंशन का ही पार्ट रहेगा। इफ़ कोविड 3.0 रिमेन्स, तो ये कि कॉशन वाली न्यूज़ लिखी हुई है इसके अंदर कि अगर कोविड 3.0 रहता है और भी ज़्यादा टाइम तक, तो सीरियस एडवर्सिटीज़ कैन हैपन। बिकॉज हम सभी को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले इफेक्ट होती है, बट फ्यूचर वाले मंथ्स के अंदर सर्विसेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगी इसके अंदर। तो अगर कोविड 3.0 पूरे सेकेंड लॉकडाउन की तरह, सेकेंड वेव की तरह पूरा आ जाता है, तो यहाँ पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगी जो पहले से ही डेक्लाइन के अंदर चल रही हैं। तो दिसंबर सर्विसेज सर्वे कंडक्टेड बिटवीन December 6 एंड December 21। तो अभी के लिए जो सर्वे है 55.5 का, तो इसके अंदर कोविड को इंक्लूड करते हुए नहीं लिया गया ये। तो ये दिसंबर की बात चल रही है, तो दिसंबर के अंदर December 6 से लेकर December 21 तक का ये सर्वे था। तो इसके अंदर कोविड कुछ आप डेज में कह सकते हैं 2021 को ही बात होनी शुरू हुई थी, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर 27 दिसंबर को पहला रिपोर्ट आया था कि बहुत सारे केसेस दिल्ली के अंदर और इन सब के अंदर आ गए हैं। तो उससे उससे पहले बेसिकली ये सब कोविड का सिनेरियो माइंड के अंदर लोगों के नहीं था सर्वे फिल करते टाइम। ना ये हमारी लास्ट न्यूज़ है आज की। तो फर्स्ट अप जेफरीज पुट्स बाय रेटिंग ऑन ग्लैंड एंड लॉरस लैब्स। तो पहले काफ़ी सारी इसके अंदर टर्म्स हैं जो समझ में नहीं आ रही होंगी आपको। तो जेफरीज का मीनिंग होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जेफरीज का मीनिंग नहीं होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जेफरीज एक कंपनी है, एक ब्रोकरेज आप इसको बोल सकते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है मेनली, और ब्रोकरेज का काम भी करती है। ब्रोकरेज मतलब आपके शेयर को खरीदवाना बिकवाना, वो सब वाला काम जो होता है वो ब्रोकरेज का होता है। जैसे आपका ग्रो ऐप है, आपका आप स्टॉक्स ऐप है, तो ये अपने आप में एक ब्रोकरेज सर्विसेज वाली कंपनी है। तो इस तरीके से ये भी है। तो ये आपका और क्या करती है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, रेटिंग्स के अंदर और असेट मैनेजमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। रेटिंग का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग देना, स्टॉक्स को रेटिंग देना, वो सब देना।
तो ये हमने देख लिया। नाउ अब यहाँ पर ग्लैंड और लॉरस लैब्स एक वर्ड लिखे हुए हैं हेडलाइन के अंदर। तो ग्लैंड और लॉरस लैब्स ये बेसिकली कंपनी है जो हेल्थ केयर के अंदर काम करती है, और ग्लैंड वगैरह और लॉरस लैब्स मतलब इंडिया से काफ़ी ज़्यादा डील करने अब लग गए हैं। एक इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, दोनों ही कंपनीज़ का, और मतलब कुछ और कंपनीज़ का भी हुआ है, बट न्यूज़ के अंदर यही दोनों मैंशन है, तो मैं इन्हीं की बात करूँगा। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन का कोटा है वो इनके लिए बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, मतलब बेसिकली प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा इनको भी इंडिया से मिल गया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर ग्रोथ। तो जेफरीज ने इनको पुट्स बाय रेटिंग, मतलब क्या होता है कि आपको जो जेफरीज है, मैंने को बताया रेटिंग का काम करते हैं। तो रेटिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं। एक रेटिंग सबसे ऊपर की जो होती है आउट परफॉर्म, उसके बाद होती है बाय, उसके बाद होती है होल्ड, उसके बाद होती है न्यूट्रल, उसके बाद होती है मतलब ओवर सेल भी होती है कई कई जगह पे, बट कहीं पे नहीं भी होती, और लास्ट में होती है सेल। तो इस तरीके से होता है। अब इसका ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई हो सकता है कि न्यूट्रल पहले बोलता हो, होल्ड बाद में बोलता हो, तो इस तरीके से हो सकता है, बट मोर और लेस यही रहता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बाय रेटिंग दे दी है लॉरस लैब्स को और ग्लैंड को, इसी बेसिस पे कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इसके कंपनी के बहुत ही ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया के साथ भी डील करना स्टार्ट कर दिया है, तो वही नेशनल उसके अंदर तो रहता ही है। नो ग्लैंड जो है जी से यहाँ पर मैंने ग्लैंड को लिखा है, तो लास्ट ईयर में इसका 65% स्टॉक्स का रिटर्न रहा, एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और लॉरस लैब्स का 50% प्लस रिटर्न रहा है इसके अंदर। तो ये हो गया यहाँ पर टारगेट प्राइस। जैसे क्या होता है कि अगर आप रेटिंग दे रहे हैं बाय, तो आपको एक टारगेट प्राइस सेट करना पड़ेगा। टारगेट प्राइस मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस अबव द फ्यूचर, अबव द करंट प्राइस इन फ्यूचर, यानी अभी के प्राइस से कितना ऊपर तक जा सकता है। तो इन्होंने जैसे ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, तो 527 के आसपास अभी चल रहा है, और 628 के आसपास इन्होंने टारगेट प्राइस को रखा है। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं आर्टिकल के अंदर। तो ये छोटी सी बातें मैंने यहाँ पे नोट नहीं की है, बट हाँ लॉरस लैब्स का मैं बता दिया मैंने ग्लैंड का नाम बोल के। लॉरस लैब्स में इन्होंने 527 का 628 टारगेट प्राइस रखा है, और 3951 का 4566 ग्लैंड का इन्होंने टारगेट प्राइस रखा है। तो आई होप सारी आपको न्यूज़ क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।